सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आर न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि हमने कहा था ह्यूमन वैल्यूज़ के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर में लेके आऊँगा। ठीक है, ह्यूमन वैल्यू जो कि बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में है। तो आपको पता है ये कैसी सब्जेक्ट है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं मुझे। ठीक है, मुझे लगता है कि अभी तक आपने किसी ने भी 90% बच्चों ने इसमें कुछ नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं इस सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम डेज में ही पढ़ते हैं। आई नो, मैंने भी खुद ऐसे ही करा था। ठीक है, तो देखो जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 से 15 क्वेश्चन थे, वो मैंने पहले से ही ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। यूट्यूब वीडियो आपने नहीं देखे तो आप एक बार चेक कर लेना उसको चैनल पर जाकर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यूज़ के शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखो यहाँ पर मुझको लगा था कि आपको नीड है क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों की, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं एज वेल उसके आंसर भी लिख रखे हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने अभी शॉर्ट में लिख रखा है सबका आंसर, बट अगर मैं हिंदी में समझाऊंगा आपको, सोचो एक बात, अगर मैं हिंदी में यहाँ पर आपको समझा दूंगा तो अगर ये लॉन्ग में भी आ जाता है क्वेश्चन तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है ना, आराम से लॉन्ग में बस अपने वर्ड्स में लिखना है इस सब्जेक्ट को। सिंपल समझो, कोई भी रटना नहीं है किसी भी पॉइंट को, सिंपल अपने वर्ड में लिखना है। ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। आखिर ये जो ह्यूमन वैल्यू है, ये सब्जेक्ट का जो नेम है आपका, वो है क्या, आखिर उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन वैल्यूज आर डिफाइंड एज दोज वैल्यूज विच हेल्प मैन टू लिव हार्मोनी विद द वर्ल्ड। अब देखो सबसे ज़्यादा इसमें मतलब ह्यूमन वैल्यू में सबसे ज़्यादा खेल है एक शब्द का, सिर्फ और सिर्फ हार्मनी शब्द का। ठीक है, अब हार्मनी बहुत सारे मीन्स होते हैं हार्मनी के। अब यहाँ पर क्या है, हार्मनी विद द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड क्या है, ये पूरी दुनिया। दुनिया में कौन आ रहे हैं, ये आपकी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, मतलब जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे फैन हो गया, चेयर वगैरह हो गई, एक है ये है, एक दूसरे ह्यूमन बींग्स जैसे आपके माता पिता हो गए, आपके सोसाइटी के मेंबर्स हो गए, आप उनके साथ अपनी फिजिकल नेसेसरी चीज़ों के साथ अच्छे से रहो, मतलब एक व्यवस्था में रहो, ना तो आप उनके साथ कोई ऐसा गलत काम करो। ठीक है, मतलब एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो भी खुश और आप भी खुश, तो उसी को हम कहते हैं हार्मनी। ठीक है, अब हार्मनी आगे जाके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, हार्मनी को ध्यान रखना बस। ओके, वैल्यू कैन डिफर फ्रॉम कल्चर टू कल्चर एंड इवन पर्सन टू पर्सन। देखो वैल्यूज जो होती हैं वो अपने कल्चर की अलग होती है, जैसे हमारा अभी कल्चर, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर नोएडा का कल्चर अलग है। ठीक है, मुंबई का कल्चर अलग होगा। ठीक है, केरला का कल्चर अलग होगा, तो कल्चर से कल्चर अपने अलग अलग वैल्यू वेरी कर सकते हैं, इवन पर्सन टू पर्सन। अब जैसा ऐसा नहीं है कि नोएडा में जितने पर्सन रह रहे हैं सबकी वैल्यू सेम होंगी, नोएडा में कुछ पर्सन की वैल्यू अलग होंगी। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, बट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू आर द सेम टू ऑल द ह्यूमन बीइंग फॉर ऑल टाइम एंड रीजन। बट यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो होती हैं, यूनिवर्सल, अब यूनिवर्सल तो मीन्स वही होता है, यूनिवर्सल का मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए सेम। तो यूनिवर्सल वैल्यूज हमारी ऐसी होती है जो सब लोगों के लिए, जितने भी कहाँ के भी सही, सबके लिए सेम होती है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के एग्जाम्पल देख लो, लव हो गया, काइंडनेस हो गया, जस्टिस हो गया, पीस, होनेस्टी, रेस्पेक्ट, ओपननेस, लॉयल्टी, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, एम्पैथी, कंपैरिजन, फ्रेंडशिप, फेयरनेस। ये कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिसको आपको पता है, इनका हिंदी का मीन्स क्या है सबको पता है। ठीक है, आई नो सबको पता है, बस ये होती है हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। अब देखो लव है, मतलब जितने बंदे यहाँ पर रहते हैं उनके लिए भी सेम ये लव, और जो बहुत दूर रहते हैं उनके लिए भी सेम ये लव। ठीक है, तो मतलब ये कुछ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है जो कि हर ह्यूमन बीइंग के लिए सब सेम रहती है। तो आपके समझ में आया यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है क्या। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू तो हमने समझ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें वैल्यू एजुकेशन। अब वैल्यू एजुकेशन है क्या और वो इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ में, जब इंपॉर्टेंट होगा जब तो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो अब समझते हैं कि आखिर वैल्यू एजुकेशन इंपॉर्टेंट है क्या, आखिर ये है क्या। तो वैल्यू एजुकेशन का मीन्स है द एजुकेशन विच कैन टीच द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड ट्रांसफॉर्म अ पर्सन अकॉर्डिंगली। अब देखो जिस सब्जेक्ट में हमको ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बताया जाए, जिस एजुकेशन में हमको ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बताया जाए, उसी को हम वैल्यू एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, अब वैल्यू एजुकेशन जरूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करती है एक पर्सन को, मतलब जितने भी जो भी इसको पढ़ेगा सीखेगा वो उसमें देखना चेंजेस मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी आगे जाके पूरा मैं बताने वाला हूँ आखिर ये इसमें होता क्या और क्या है। तो अभी सिर्फ अभी यहाँ पर ये समझिए इसकी नीड क्या है। द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑल राउंड एंड वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट होते हैं, अब सबको पता है थोड़ी बहुत तो शैतानी सभी करते हैं। अब मान लीजिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक क्लासरूम चल रहा है, उसकी छुट्टी हो गई क्लास की, अब सारे बच्चे निकल गए बाहर, उसकी लाइट, उसके फैन, उसके डोर सब ओपन है ऐसे के ऐसे। तो देखो अगर सब बाहर निकल गए, अगर किसी को भी ध्यान नहीं रहता है, तो वहाँ पर वैल्यू एजुकेशन बिल्कुल नहीं है किसी के भी अंदर।
ओके। अब वहाँ पर ही एक लड़का, समझ लीजिए एक लड़का रुकता है लास्ट में, सारी लाइट को ऑफ करता है, सारे फैन को ऑफ करता है एंड सारे डोर को क्लोज करके जब निकलता है, तो देखो वो कहा जाएगा बिल्कुल एक वैल्यू एजुकेटेड बंदा, वैल्यू एजुकेटेड बंदा, उसके अंदर वैल्यूज हैं। तो इसका पर्पज़ यही है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट वगैरह हैं, जितने भी प्रोफेशन वगैरह हैं, उसके अंदर सबके अंदर एक पर्सनैलिटी डेवलप्ड होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो ह्यूमन वैल्यूज ये कोर्स जो है, मतलब एक सब्जेक्ट जो है, ये जितने भी कोर्स हैं ऑल ओवर सब कोर्स में मैंडेटरी कर दिया है। ओके। तो इसीलिए इसकी नीड है। अब देखो इसमें सबसे मेन टॉपिक आता है आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन। वाई शुड गो वन टाइम सेल्फ एक्सप्लोरेशन। अब देखो सेल्फ एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके लॉन्ग में भी आने वाला है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन नेम से ही समझ लो, सेल्फ एक्सप्लोर मतलब खुद को एक्सप्लोर करना। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम खुद को ही इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है। अब इन्वेस्टिगेट खुद को ही करेंगे एंड क्या फाइंड करेंगे, व्हाट इज राइट एंड वैल्यूएबल टू अस, क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या हमारे लिए वैल्यूएबल है। ठीक है। इट अ पर्सन ऑफ आइडेंटिफाई अवर इनेटनेस एंड मूविंग टूवर्ड्स, और हमको चाहिए क्या। अब सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं हम खुद को, तो हमको ये भी पता होगा हम क्या कर रहे हैं, क्या चाहिए, किस लिए कर रहे हैं, तो पूरा एक इन्वेस्टिगेट करना, उसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन गिव्स यू एन आइडिया ऑफ यू, हु यू रियली आर, वॉट यू वॉन्ट, वॉट यू लाइक, वॉट यू आर कंफर्टेबल विद एंड वॉट यू वॉन्ट टू गो इन लाइफ। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक आपको आइडिया दे दिया क्या हो आप, क्या चाहिए आप, क्या कर रहे हो आप, किसके साथ आप कंफर्टेबल हो। ठीक है। क्या आपको लाइफ में आगे करना है, पूरा प्रोसेस आपका सही सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाता है। ओके। ये खत्म होता हुआ आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर, डिफाइन प्रॉस्पेरिटी एंड गिव वन एग्जांपल। अब देखो प्रॉस्पेरिटी आपको सबको पता है। प्रॉस्पेरिटी एक ऐसी फीलिंग होती है कि जैसे एग्जांपल समझिए, एक की जैसे मैंने, आप ही समझ लीजिए, आप हो, अगर आपने किसी दूसरे बंदे पे साइकिल देखी तो आपके मन में करेगा कि मुझे भी साइकिल चाहिए। चलो आपने, आपके पेरेंट्स वगैरह ने आपको साइकिल दिवा दी, ठीक है, तो आपको साइकिल मिल गई, बट अभी भी आप यहाँ पर खुश नहीं होगे। अगर आपने दूसरे बंदे पे बाइक देख ली ना, तो आपके मन में जरूर होगा कि ये काश मेरे पास बाइक होती। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि अभी आपकी साइकिल की उम्मीद थी, आपको साइकिल मिले, साइकिल मिल भी गई, फिर भी आप उसमें खुश नहीं हो। ठीक है। तो मतलब प्रॉस्पेरिटी एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें अंदर हमको जितनी भी फिजिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, हम उसमें भी खुश नहीं रहते, मतलब प्रॉस्पेरस लाइफ में बने ही रहते हैं। तो इट इज़ अ फीलिंग ऑफ हैविंग मोर फिजिकल फैसिलिटीज देन रिक्वायर्ड। मैंने बता दिया जितनी फिजिकल फैसिलिटीज हैं उसमें भी खुश नहीं है और ज़्यादा ही चाहिए, उसी फीलिंग को हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। ठीक है। इफ अवर नीड आर लिमिटलेस वी कैन नॉट फील प्रॉस्पेरिटी। अब देखो अगर हमारी नीड ही, जो हमें ज़रूरतें हैं, वो ही लिमिटलेस हो जाएंगी, तो हम कभी भी प्रॉस्पेरिटी फील नहीं कर सकते। ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज अ पर्सन हु इज लिविंग अ रिच एंड फुल लाइफ विद ऑल द मनी एंड हैप्पीनेस ही नीड्स। अब देखो प्रॉस्पेरिटी कब आएगी, जब एक बंदा बहुत ही बढ़िया अमीरी ज़िंदगी जी रहा है एंड मतलब उसके पास पूरी मनी है, पूरा वो खुश है। ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बंदा जब ही कहलाएगा वो। आपको समझ में आ गया प्रॉस्पेरिटी का है। अब समझते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पर डिफाइन हैप्पीनेस। अब देखो हैप्पीनेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है लॉन्ग के हिसाब से भी। तो हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस एक माइंड की ऐसी स्टेट है जिसमें हैप्पीनेस मतलब खुशी, सिंपल समझो खुशी। अब यहाँ पर खुशी वो वाली नहीं है कि यहाँ पर अगर आपको मैंने पैसे दे दिए तो आप खुश हो जाओगे, नहीं, वो वाली खुशी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात हो रही है कि आप दूसरों के साथ, मतलब देखो कोई भी अदर पर्सन है, अगर आप उसके साथ खुश हो तो वो भी खुश है ना। तो यहाँ पर हैप्पीनेस वो ही असली है। किसी ज़रूरतमंद की आप नीड मतलब हेल्प कर रहे हो तो वो उसमें वो खुश हो रहा है ना, तो उसमें आपकी हैप्पीनेस है। यहाँ पर वो वाली हैप्पीनेस की बात करी गई है। ठीक है। अब जैसे समझिए आप रोड क्रॉस कर रहे हो, आपके साइड में एक अंधा व्यक्ति खड़ा है। अब अगर आपने उसकी भी मदद कर दी, उसका भी हाथ पकड़कर आपने रोड क्रॉस करा दिया, तो वो बंदा कितना खुश होगा। ठीक है। अब वो तो खुश होगा ही होगा, बट आपके अंदर जो खुशी होगी वो एक अलग ही होगी। तो वही यहाँ पर कहलाई गई है हमारी ह्यूमन वैल्यूज में हैप्पीनेस। ठीक है। हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड, एक स्टेट है हमारी माइंड की। व्हेन वी फील हार्मनी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वी फील हैप्पी। अब मैंने जैसे बता दिया, आपने उसकी मदद की, वो तो खुश होगा ही होगा, बट एक खुशी आपके अंदर भी होगी। ठीक है ना। तो वही हमारी हैप्पीनेस कहलाई जाती है। पॉजिटिव फीलिंग्स ऑफ सक्सेस, रेस्पेक्ट, ट्रस्ट एट एक्स्ट्रा मेक अस हैप्पी। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव फीलिंग्स सच एज फेलियर, डिसरेस्पेक्ट, डिसट्रस्ट एट एक्स्ट्रा मेक अस अनहैप्पी। अब देखो कुछ हमारी फीलिंग ऐसी होती है जैसे कि सक्सेस, अगर आप 12th में अच्छे नंबर से फर्स्ट आपने रैंक करी है कॉलेज में,
तो अब कितना अच्छा होगा, आपको खुशी एक अलग ही होगी ना। अगर किसी दूसरे बंदे ने आप पे ट्रस्ट कर रखा है, आपको भी उसके ऊपर ट्रस्ट है, उसके भी ऊपर आपको ट्रस्ट है, तो यहाँ पर भी आपको एक अलग खुशी होगी। अगर आप किसी बड़े की रेस्पेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर भी एक अलग खुशी है। तो ये तो हो गई हैप्पीनेस की बात, ठीक है। तो ये सब हमको करेंगी फीलिंग्स हैप्पी। बट अगर कुछ हमारी ऐसी फीलिंग्स भी होती हैं जो हमको अनहैप्पी करते हैं, लाइक फेलियर। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट वगैरह में फेल हो जाए, बैग आ जाए ऐसे, तो डिस्ट्रस्ट, अगर आपका कोई ट्रस्ट ही तोड़ दे, डिसरेस्पेक्ट, अगर आपकी कोई रेस्पेक्ट ही ना करे, तो ये सब फील हमको अनहैप्पी करती हैं, ठीक है। अब कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस, हमारे पास हैप्पीनेस कैसे बनी रहेगी? तो हमारे पास हैप्पीनेस बनी रहने के लिए हमको हार्मनी एट ऑल 4 लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग की जितनी भी हमारी 4 लेवल होती है हमें हार्मनी की, तो सबके साथ एक एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अब जैसे हार्मनी एट इंडिविजुअल लेवल, हार्मनी एट फैमिली लेवल, हार्मनी एट सोसाइटी लेवल, हार्मनी एट नेचर लेवल। तो ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, पूरा हार्मनी का टॉपिक है आगे, ठीक है। तो हैप्पीनेस आपके समझ में आई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन। तो एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन का कहने का मतलब है अपने ऊपर ही एक एक्सपेरिमेंट करके खुद को वैलिडेट करना, ठीक है। अपने ऊपर ही एक एक्सपेरिमेंट करके खुद को वैलिडेट करना, आखिर हम किस सिचुएशन में कितना अच्छा है, हमारे अंदर पोटेंशियल कितना है। When we believe that something is right, we have to validate it in some situation। अब जैसे कोई बात कह दी किसी ने, समझ लो मेरे दोस्त ने, आपके दोस्त ने, किसी ने कोई बात कह दी ऐसे ही सुनकर, तो अभी उसको भी नहीं पता है कि सच है बात, अभी हमको भी नहीं पता है, तो हम उसको वैलिडेट करेंगे, ठीक है। अब ये वैलिडेट करने की प्रोसेस ही हमारे कहलाई जाती है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। अब वैलिडेट हम किस बेस पे करेंगे? अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, ठीक है। अब जैसे मान लो फर्स्ट सेमेस्टर का कोई बंदा आता है मेरे दौरे, तो मेरे पास आएगा वो, तो अपना कुछ क्वेश्चन लेकर ही तो आएगा। अगर अभी तो देखो फर्स्ट सेमेस्टर में तो अभी कुछ नहीं पता, बट मैं अभी आगे जा चुका हूँ फर्स्ट सेमेस्टर, तो मेरे को पता होगा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पर उसको वैलिडेट कर सकता हूँ। तो यही प्रोसेस कहलाई जाती है भाई एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, ठीक है। द नीड ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज आर टेम्परेरी एक्सप्लेन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फिजिकल फैसिलिटीज है वो हमारे लिए टेम्परेरी है, आखिर क्यों? तो फिजिकल फैसिलिटीज आर टेम्परेरी, लेट मी एक्सप्लेन। देखो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। इफ वी टॉक अबाउट फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर और इंस्ट्रूमेंट, दीज आर नीडेड ओनली फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, और we can say that the need for the physical facilities of the body is temporary in time, it is not continuous। अब देखो आपको एक खुद ही अपने ऊपर एग्जांपल लेके समझो, जैसे खाना है आपको, तो सुबह को अलग खाते हो, अगर आपको मैं दिन रात एक ही खाना दिए जाऊं तो आप उसके उब जाओगे, पक जाओगे, आप नहीं खाओगे, आप भूखा मरना पसंद कर जाओगे, पर आप उसी खाने को बार बार नहीं खाओगे। ऐसे ही आपकी क्लॉथिंग है, तो क्लॉथिंग भी अगर मैं एक ही कपड़े आपको दे जाऊं बार बार, आप उसको कितने दिनों तक पहन सकते हो? ज़्यादा से 7-8 दिन बस। शेल्टर, ऐसे ही आपके इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए टेम्पररी हैं, मतलब कुछ समय के लिए ही हमको चाहिए होती हैं, फिर बदल जाती हैं। तो फिजिकल फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो हमारी टेम्पररी होती है टाइम में, ठीक है ना। वही यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। व्हाट डू द एब्रीविएशन गिव्स एस SVDD, SSDD एंड SSSS। तो इन शब्द का मीनिंग क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म आपको जनरली ध्यान रखनी है। तो देखो फर्स्ट है SBDD का मतलब है साधन विहीन सुखी दरिद्र। अब साधन विहीन, अब देखो ऐसे एक तरीके से पढ़ते चलना, ठीक है, एक रो में, एक सीक्वेंस में। तो देखो साधन विहीन मतलब साधन, इसके पास कोई भी ऐसा साधन, मतलब बाइक वगैरह साधन नहीं है, साधन विहीन, साधन से मतलब अलग है, वो साधन नहीं है, साधन से विहीन है वो। तो अगर वो देखो वो साधन से विहीन है तो वो दुखी होगा। अब जब दुखी होगा तो उसके घर में दरिद्रता आएगी। तो यहाँ पर यही लिख रहा है अनहैप्पी ड्यू टू नॉट हैविंग फिजिकल फैसिलिटीज़। अब उसके पास फिजिकल फैसिलिटी नहीं है इसलिए वो खुश नहीं है, इसलिए उसके घर में दरिद्रता है। सेकंड यहाँ पर SSDD साधन संपन्न दुखी दरिद्र। अब देखो दूसरा व्यक्ति है, उसके पास साधन भी है और वो संपन्न है, मतलब साधन है वो संपन्न है, फिर भी वो दुखी है, दरिद्र है। अब देखो साधन है तो सही उसके पास, फिर भी वो दुखी हो रहा है, तो इसीलिए इसको घर में भी दरिद्र आएगी। अनहैप्पी ऑल तो दे हैव फिजिकल फैसिलिटी। अब इस देखो पहले बंदे के पास तो फिजिकल फैसिलिटी नहीं थी इसलिए वो अनहैप्पी था, बट सेकंड पर्सन का क्या हो रहा है, वो अनहैप्पी है जबकि उसके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, फिर भी वो अनहैप्पी है। SSSS के मतलब होता है यहाँ पर साधन संपन्न सुखी समृद्ध, मतलब उसके पास सब चीज़ है, फिर हैविंग बोथ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, उसके पास हैप्पीनेस वाली फीलिंग भी है और प्रॉस्पेरिटी वाली फीलिंग भी है, ठीक है। जनरली आप सिर्फ इसके फुल फॉर्म याद कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा हार्मनी के ऊपर आ जाता है। आखिर ये हार्मनी है क्या, इसको डिफाइन करो। तो हार्मनी भाई एक व्यवस्था है जिसमें दूसरा बंदा कोई भी, हम दो एक जगह दो बंदे रहेंगे, सिंपल,
उसकी जो फीलिंग है हमारी फीलिंग से अगर मैच होती हुई तो यहाँ पर हैप्पीनेस आएगी, हार्मनी आएगी। ऐसे ही कोई एक्शन ले रहा है, अगर मान लो एक ग्रुप है उसमें 4 बंदे हैं तो चारों के चारों बंदों का एक ही एक्शन रहता है तो वहाँ पर भी हार्मनी आएगी। ऐसा ही रिलेशनशिप में, ऐसी ओपोनियन, ऐसे इंटरेस्ट, मतलब सब में अगर दोनों बंदों की राय सेम है तो हार्मनी आना नेसेसरी, वहाँ पर आएगी ही आएगी हार्मनी। ठीक है, इफ पीपल आर लिविंग इन हार्मनी विद ईच अदर दे आर लिविंग टुगेदर पीसफुली रेदर देन फाइटिंग एंड आर्ग्यूइंग। अगर सब बंदों के साथ, सब बंदों के अंदर हार्मनी वाली फीलिंग रहेगी तो यहाँ पर पूरा जो दुनिया रहेगी बिल्कुल पीसफुली जी सकेगी, ना तो कोई भी फाइट होगी ना कोई भी आर्ग्यूमेंट होगी। ठीक है, तो इसी वजह से हार्मनी नहीं है हमारे किसी के भी अंदर, आई नो आपको भी पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन इंडिविजुअल लाइफ। तो एथिक्स का मीन्स क्या है, एथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे इंडिविजुअल की लाइफ में। तो देखो एथिक्स हमारी एक ऐसी चीज है जिसके जिसके अंदर एथिक्स आ गई ना तो वो एक हैप्पीनेस व्यक्ति तो बनेगा ही बनेगा, बट उसके अंदर एक तो देखो गाइड अस टू टेल द ट्रूथ, मतलब सच कैसे बोलें, एक तो वो आदत आ जाएगी, कीप आवर प्रोमिसेस। अगर किसी ने अगर आपने किसी के साथ प्रॉमिस कर दिया है तो वहां पर आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ना है। अगर आप एक एथिक्स वाले बंदे होगे तो आप प्रॉमिस को नहीं तोड़ोगे। ठीक है ना, मतलब एक एथिक्स है, अब आप अच्छे बनने हो इसलिए। ओके, एथिक्स मेक अ सोसाइटी पीसफुल, हार्मोनियस एंड अ बेटर प्लेस टू लिविंग बाय गाइडिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। अब देखो जहाँ पर एथिक्स आ गई किसी भी सोसाइटी में तो वो सोसाइटी आप ये समझ लिया कि पीसफुल तो रहेगी रहेगी अगर उसके अंदर हार्मनी भी है। ठीक है, तो एथिक्स आ गई, पीसफुल रहेगी वो पूरी सोसाइटी, हार्मनी भी उसके अंदर डेवलप होगी। ओके, अब देखो नेक्स्ट है यहाँ पर, हाउ इज ट्रस्ट द फाउंडेशन वैल्यू ऑफ ए रिलेशनशिप। फाउंडेशन वैल्यू क्यों है हमारी ट्रस्ट। तो देखो ट्रस्ट, ट्रस्ट यानी कि विश्वास किसी के ऊपर। तो यूनिट 3 में आपकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, 9-10 वैल्यूज़ हैं, एक उसमें ट्रस्ट भी आती है। अब ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख ली है। तो ट्रस्ट फाउंडेशन वैल्यू क्यों है किसी भी रिलेशनशिप की। अब रिलेशनशिप आपका या आपकी गर्लफ्रेंड का हो, आपके आपके माता पिता का हो, किसी का भी रिलेशनशिप सही A to Z, वहाँ पर ट्रस्ट सब में ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो पहली बात तो मान लीजिए तुम हो और आपका दोस्त है, तो एक तो आप हो गए, एक आपका दोस्त हो गया, तो दोनों के बीच विश्वास होना जरूरी है। ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई तीसरा बंदा आकर उससे कुछ बात कह दे, उस दूसरे वाले से कुछ बात कह दे तो बीच में आपकी लड़ाई करवा दे और आप लड़ने लग जाओ, तो वहाँ पर आपका ट्रस्ट है कहाँ, बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए ट्रस्ट होना जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब पहले तो ट्रस्ट बनाना जरूरी है, देन ही आगे रिलेशनशिप बढ़ सकता है। तो इसी वजह से ट्रस्ट को फाउंडेशन वैल्यू कहा गया है हर एक रिलेशनशिप में। ओके, नेक्स्ट आपका फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट यानी कि इंडिविजुअलिटी, यानी कि हर एक को समान अधिकार। तो रेस्पेक्ट करना यानी कि इज्जत देना। अब उसी को एक वर्ड में आपको लिख देना है, रेस्पेक्ट इज अ पॉजिटिव फीलिंग और एक्शन शोन टुवर्ड समवन और समथिंग कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट और हेल्ड इन हाई एस्टीम और रिगार्ड। अब देखो किसी सामने वाले बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है हमको कि वो एक तो अच्छा लगे उसको, पहली बात तो ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव फीलिंग है कि जिसमें सामने वाले बंदे को अच्छा लगे। रेस्पेक्ट यानी कि इज्जत देना, बस। नेक्स्ट डिफाइन अफेक्शन। अब देखो अफेक्शन, अफेक्शन एक हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीलिंग हो जाती है, ये लंबे सबसे ज़्यादा काम आता है अफेक्शन का। ठीक है, अफेक्शन एक ऐसी फीलिंग है जिस रिलेटेड टू अदर्स, मतलब खुद के अंदर अफेक्शन वाली फीलिंग नहीं आएगी, खुद के अंदर सोच कर नहीं आएगी, मतलब सोचना तो हमको ही पड़ेगा, बट वो सामने वाले को देख कर अफेक्शन वाली फीलिंग आ गई ऐसी। अब समझ सकते हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब हम मन मन में ही अपने ऐसे ऐसे विचार कर लेते हैं कि जैसे अगर ये मेरी दोस्त होती तो कितने खुश होते हमें, ऐसे टाइप की, मतलब अफेक्शन वो वाली फीलिंग है। नेक्स्ट इसमें नेम द 4 ऑर्डर ऑफ नेचर। यहाँ पर हमको 4 ऑर्डर बताने, सिर्फ नेम। पहला है मेटीरियल ऑर्डर, सेकंड है प्लांट ऑर्डर, थर्ड है बायो एनिमल ऑर्डर, फोर्थ है ह्यूमन ऑर्डर। मेटीरियल ऑर्डर यानी कि वही फिजिकल फैसिलिटीज जितनी है वो। दूसरा आता है प्लांट ऑर्डर जिसमें हमारे प्लांट वगैरह आते हैं। थर्ड है एनिमल ऑर्डर जिसमें एनिमल्स वगैरह जीव जंतु वगैरह आते हैं। फोर्थ है ह्यूमन ऑर्डर जिसमें हम आते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आने वाला है, गारंटी से इसको कर लेना है। बस आपको यही चारों एक्सप्लेन करने हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, आने वाला है क्वेश्चन लॉन्ग में। अब गाइस बात करते हैं, डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट ह्यूमन कंडक्ट, एथिकल कंडक्ट। आखिर ये ह्यूमन कंडक्ट और एथिकल कंडक्ट है क्या। ह्यूमन कंडक्ट रेफर्स टू द रेंज ऑफ बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय द ह्यूमंस एंड विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर, एटीट्यूड, इमोशन, वैल्यूज, एथिक्स, ऑथोरिटी एंड जेनेटिक्स। तो देखो ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन का बिहेवियर, आखिर ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है किसी भी अदर ह्यूमन के साथ, उसका कल्चर उसको क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसका एटीट्यूड उसको क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब वो अपने मतलब
एक ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन का क्या बिहेवियर है दूसरे को लेकर, बस ह्यूमन कंडक्ट का मतलब वही है। अब वो किस किस पर वेरी कर सकता है, उसके कल्चर पर क्या, उसके एटीट्यूड कैसा है, उसके इमोशन कैसे हैं, उसने क्या वैल्यूज सीखी हैं, उसके क्या इथिक्स हैं, उसकी क्या अथॉरिटी है, मतलब सब ये सब पर डिपेंड कर सकता है हमारा ह्यूमन कंडक्ट। देखो अब नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आता है डिफाइन लव। तो देखो जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या थी हमारी फाउंडेशन वैल्यू ऑफ ए रिलेशनशिप। तो लव हमारी एक कंप्लीट वैल्यू है किसी भी रिलेशनशिप की, ध्यान रखना, लव इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ एनी रिलेशनशिप। तो लव इज अ फीलिंग ऑफ वार्म पर्सनल अटैचमेंट और डीप अफेक्शन एज फॉर अ पेरेंट, चाइल्ड और फ्रेंड। तो देखो लव प्यार, लव का कहने का मतलब है प्यार। तो प्यार एक ऐसी बढ़िया फीलिंग है, अटैचमेंट वाली फीलिंग है, जिससे हमको किसी दूसरे पर्सन के साथ एक डीप अफेक्शन हो जाता है। अफेक्शन मैंने भी आपको पीछे बताया लगाव, तो किसी भी दूसरे बंदे से हमको लगाव हो गया। अब वो आपके या तो माता पिता भी हो सकते हैं, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। इट स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग दैट वन इज रिलेटेड टू द अदर ह्यूमन बीइंग, द फीलिंग ऑफ अफेक्शन। अब देखो लव जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो होगा अफेक्शन से ही स्टार्ट। अफेक्शन वही मैंने पूरा बता दिया अभी पीछे। एंड इट स्लोली एक्सपेंड टू द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल ह्यूमन बीइंग। और ये आगे जाके बढ़कर जितना ज़्यादा अफेक्शन होगा उतना ज़्यादा फिर प्यार बढ़ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मीनिंग ऑफ न्याय और व्हाट इज जस्टिस। अब देखो न्याय और जस्टिस एक ही है, जस्टिस इंग्लिश में कहते हैं, न्याय हम हिंदी में कहते हैं। तो जस्टिस का मीन्स क्या है, जस्टिस का सिंपल मीन्स न्याय करना। अब जैसे इट इज़ द संस्कृत वर्ड दैट मीन्स रूल और जजमेंट। तो देखो न्याय शब्द का, न्याय संस्कृत का एक शब्द है जिसका मीन्स होता है जजमेंट, यानी कि वही न्याय करना, यानी कि किसी के साथ भेदभाव न करना, पूरा का पूरा एकदम जैसे कोर्ट वगैरह होती है ना कि जो जो मुजरिम होता है उसको ही सजा देते हैं, वही मतलब पूरा का पूरा न्याय करना। जस्टिस इज अ कंसेप्ट ऑन इथिक्स एंड लॉ दैट मेक्स दैट पीपल बिहेवियर इन अ वे दैट इज फेयर, इक्वल एंड बैलेंस्ड फॉर एवरीवन। तो जस्टिस एक हमारा ऐसा ही कंसेप्ट है, किसी के साथ दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव ना हो। अगर आपने सही किया है तो आपको सही वाला पक्ष मिलना चाहिए, आपने गलत किया है तो आपको सजा भी मिलनी चाहिए, मतलब एक बैलेंस्ड रहना चाहिए नेचर में, ठीक है, सबके लिए समान। तो ये होगा आपका जस्टिस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय प्री कंडीशनिंग। तो प्री कंडीशनिंग, तो कंडीशन मतलब पहले से ही हम उसको कंडीशन को मान लेते हैं। तो प्री कंडीशन का मतलब होता है सिंपली बिलीव। बिलीव क्या होती है, मान्यता। जो हमारे पुराने ज़माने से कुछ मान्यताएं चली आ रही हैं उनको हम अपने मन में ऐसा डेवलप कर लेते हैं कि हमको वो सच लगने लगती हैं अभी भी। जैसे कहते हैं ना कि काली बिल्ली अगर रास्ता कट जाए तो वहाँ से नहीं जाना चाहिए, मतलब हमको किसी को नहीं पता है कि आखिर वो क्यों नहीं जाना चाहिए, बट हम उसको मान रहे हैं अभी। तो वही प्री कंडीशनिंग, यानी कि पहले से ही उसको हम मानते आ रहे हैं, पहले से ही हम उसको सोच लेंगे, तो इसलिए हम वहाँ पर कुछ भी ऐसा कदम नहीं रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कॉन्शियस यूनिट एंड अ मटेरियल यूनिट। देखो दोनों क्या यूनिट होती है अभी आपके समझ में आ जाएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है। ओके, तो देखो पहले मैं आपको बताता हूँ कॉन्शियस यूनिट। कॉन्शियस यूनिट हमारे कहा गया है यहाँ पर आई, आई सेल्फ, जिसको हम सेल्फ भी कहते हैं। आई का मतलब होता है यहाँ पर आत्मा, ठीक है ना। ह्यूमन वैल्यू में आई का मीन्स है आत्मा, और बॉडी, बॉडी का मीन्स है यहाँ पर शरीर, आपका जो ये शरीर है, ठीक है। अब देखो जब आत्मा और शरीर दोनों मिलेगा तभी तो हमारा एक ह्यूमन बींग बनेगा, तभी तो आप बनोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आखिर कॉन्शियस यूनिट कौन सी है एंड मटेरियल यूनिट कौन सी है, आखिर क्यों। तो देखो आई जो है हमारी आत्मा, इट इज़ अ कॉन्शियस यूनिट, ये हमारी एक कॉन्शियस यूनिट है। सेल्फ रेगुलेट ह्यूमन एक्टिविटीज एंड बॉडी पार्ट्स परफॉर्म दिस एक्टिविटीज, यानी कि एक इसको कोई भी एक परमानेंट है ये आत्मा। जब तक आत्मा है आपके शरीर में तब तक आपका बॉडी जो है वर्क कर रही है, अदरवाइज आत्मा निकलते ही आपका बॉडी बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो ऐसे ही अब देखो कॉन्शियस यूनिट तो हो गया हमारी आई जो कि आत्मा है, अब मटेरियल यूनिट हो गया हमारी बॉडी। तो मटेरियल यूनिट इसको क्यों कहा गया है बॉडी को, क्योंकि बॉडी को नीड होती है कपड़े की, प्रोटेक्शन की, शेल्टर की। तो ये सब नीड किसकी है, बॉडी की, मतलब एक मटेरियल ही नीड है इसकी। जो देखो सुविधा लिखा हुआ है ना, तो सुविधा यानी कि उसको साधन सुविधा सब चाहिए बॉडी को। बट आई के पास देखो आई को हम कपड़े नहीं देते, मतलब आत्मा को हम कपड़े नहीं दे रहे हैं, आत्मा को हम खाना नहीं दे रहे हैं, सब कहाँ दे रहे हैं, बॉडी में। तो ये आई को हम कॉन्शियस यूनिट कहते हैं एंड बॉडी को हम कहते हैं मटेरियल यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द 4 डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग हाउ दे आर रिलेटेड। तो देखो 4 डायमेंशंस होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ के। तो यहाँ पर क्या है, दीज आर द माइंड, बॉडी, एक्सटर्नल वर्ल्ड और द इनर वर्ल्ड। तो आप समझ लीजिए एक तो आपका माइंड, दूसरा बॉडी, तीसरा एक्सटर्नल वर्ल्ड जो भी बाहर का पूरी दुनिया है ये,
एंड थर्ड का आपके अंदर इनर रियलम, ठीक है, आपके अंदर। ये 4 वैल्यूज हमारे 4 डायमेंशन होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ के। ओके, अब मीन्स डिस्टिंग्विश बिटवीन यूटिलिटी वैल्यू एंड आर्टिस्टिक वैल्यू। तो देखो यूटिलिटी वैल्यू का क्या मीन्स है, द पार्टिसिपेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज एंश्योरिंग द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी इन नेचर प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग मीन्स फॉर द बॉडी। अब देखो यूटिलिटी वैल्यू यानी कि किसी भी चीज़ को यूटिलाइज करना। तो देखो यूटिलिटी एक ऐसी वैल्यू, यूटिलिटी वैल्यू एक हमारी एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर ह्यूमन वैल्यूज को, अगर देखो जिसके अंदर भी ये यूटिलिटी वैल्यू हो गई तो उसको ह्यूमन बीइंग को एंश्योर हो जाएगा वो कि आखिर वो ये जो फिजिकल फैसिलिटीज़ है हमारी नेचर में, आखिर इनका हमको यूज़ कैसे करना है, इसका यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है, वही प्रोटेक्शन आ जाता है, फिर हमें प्रोवाइडिंग मीन्स फॉर द बॉडी, अगर आखिर हमको बॉडी को नर्चर कैसे करना है, मतलब पाल पोषित कैसे करना है। यूटिलिटी वैल्यू यानी कि सिर्फ यूटिलाइजेशन कैसे करना है। आर्टिस्टिक वैल्यू द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन एंश्योरिंग द रोल ऑफ फिजिकल फैसिलिटी टू हेल्प एंड प्रिजर्व इट्स यूटिलिटी। अब आर्टिस्टिक वैल्यू प्रिजर्व करती है हमारी यूटिलिटी वैल्यू को। अब देखो राइट यूटिलाइजेशन हो गया हमारी यूटिलिटी वैल्यू से, अब उस यूटिलाइजेशन का भी अच्छे से देखभाल कौन करेगा, आर्टिस्टिक वैल्यू करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस। तो देखो बोथ इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस आर द एस्पेक्ट ऑफ ट्रस्ट, दोनों ही हमारे एक ट्रस्ट यानी कि विश्वास का एक हिस्सा होते हैं दोनों। इंटेंशन इज वॉट वन एस्पायर्स फॉर अवर नेचुरल एक्सेप्टेंस। देखो इंटेंशन यानी कि आपका इंटेंशन क्या था वहाँ पर, आप मन से करना चाहते थे वो चीज़ या फिर आपको धोखे से कर दिया है, तो इंटेंशन वो चीज़ हो गई। द कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन। अब कॉम्पिटेंस क्या है, कॉम्पिटेंस है आपको कैसे ना कैसे करके उस एस्पिरेशन को फुलफिल करना है, या आपने कॉम्पिटेंस कर दिया। तो कॉम्पिटेंस का मीन्स इतना ही है, इंटेंशन ही यानी कि कुछ भी चीज़ आपने इंटेंशन ही मन से करी है, जानबूझ कर करी है, तो आपका इंटेंशन ही क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनेशन। इमेजिनेशन वही क्या आप सोच रहे हो, आपकी सोचने समझने की शक्ति, वही इमेजिनेशन कहलाती है। ठीक है, इमेजिनेशन डिजायर प्लस थॉट प्लस एक्सपेक्टेशन। आपकी डिजायर, आप क्या इच्छाएं, आपकी थॉट क्या सोच रहे हो, एंड क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उनसे, आप तीनों मिला के बनता है हमारा इमेजिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फीलिंग ऑफ रिवरेंस। चलो ये वाला क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, रिवरेंस का मीन्स बताना कमेंट में सब। रिवरेंस का अगर आपको मीन्स समझ गया तो आप पूरी लाइन समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ से भी आप पढ़कर बता सकते हो रिवरेंस का मीन्स क्या है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ केयर। तो देखो केयर तो सिंपल मीन्स है किसी का केयर करना यानी कि अच्छे से देखभाल करना। ठीक है, द फीलिंग ऑफ केयर इज द फीलिंग टू नर्चर एंड प्रोटेक्ट द बॉडी ऑफ आवर रिलेटिव। तो वही बात है, नर्चर, नर्चर का मीन्स है पाल पोषण करना। ओके, तो नर्चर अगर आपकी जैसे आपकी माता और आपका मम्मी और हमारा रिलेशनशिप है, अब देखो कितना अच्छा रिलेशनशिप है, हमको जरा सी भी चोट लग गई तो मम्मी हमको पूरा ट्रीटमेंट देगी, पूरी केयर करेगी, तो वही रिलेशनशिप कहलाता है हमारा केयर। उस वैल्यू में हमको केयर जरूरी है आनी। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पिटेंस इन अ प्रोफेशनल एथिक्स। अब देखो कॉम्पिटेंस जो है आखिर ये प्रोफेशनल एथिक्स में क्यों जरूरी है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो कॉम्पिटेंस इज इन प्रोफेशनल एथिक्स इज द एबिलिटी टू वर्क एट एन ऑक्यूपेशन इन अ मैनर एज डिफाइंड द प्रोफेशनल एथिक कोड ऑफ कंडक्ट। देखो प्रोफेशनल एथिक्स जो हमें अपने पीछे एथिक्स वाली वैल्यू पढ़ी थी, वो प्रोफेशनल जो भी हम प्रोफेशन वर्क करेंगे, जब वो प्रोफेशन वर्क आ जाएंगी पूरी, ठीक है, तो कॉम्पिटेंस आना वहाँ पर इसलिए ज़रूरी है जब भी हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन में हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमको पूरा प्रोफेशनल एथिक कोड ऑफ कंडक्ट पता होना चाहिए। मतलब क्या तरीके होने चाहिए रहने सहने के, क्या तरीका होना चाहिए काम करने के, पूरा कंडक्ट होने का क्या तरीका है, पूरा आपको अच्छे से आना चाहिए। अब कॉम्पिटेंस हमारा एक कॉम्बिनेशन होता है प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज का। जो आप प्रैक्टिकल नॉलेज कर रहे हो वो भी, एंड थ्योरेटिकल नॉलेज कर रहे हो वो भी, दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिससे हमको डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स देखने को मिलती है। क्या हमारा बिहेवियर है, क्या हमारी वैल्यूज़ हैं, और कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्पिटेंस का मीन्स होता है प्रोफेशनल एथिक्स में। तो गाइस अब ये कुछ क्वेश्चंस थे, मैंने आपको समझा दिया, आई होप आपके थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। मैं इनका PDF अपने ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर एंड एज वेल एज व्हाट्सअप ग्रुप पर भी। तो जिसने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड ग्रुप पर तो ज्वाइन हो ही जाएं क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले हैं एंड इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।